हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर 1 जून 2021। अगेन इसमें हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों से जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज लिए हैं और हम करंट के साथ साथ उसके साथ जो स्टैटिक लिंक है कई बार उस पर भी क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एनएचआरसी के ऊपर पूछा गया है कि उसके जो चेयरपर्सन और मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी है उसके मेंबर्स कौन होते हैं। और ये क्यों पूछा, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा होगा द हिंदू में न्यूज आई है कि जो सिलेक्शन पैनल है उसने रिकमेंड किया है जस्टिस ए.के. मिश्रा का नेम फॉर द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। तो देखिए चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कमेटी होती है, उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये नहीं होते, इंस्टेड इसकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते। तो लेट मी टेल यू दी कंप्लीट कंपोजिशन। इसका तो आंसर है सी 1 to 4, बट पूरी कंपोजिशन अगर मैं आपको बताऊं और कैसे आप इसको याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखो। 1 याद रखो पीएम एंड एचएम, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। दूसरा याद रखो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और तीसरा याद रखो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ, एक मिनट, तो तीसरा आपका हो गया स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट कंपोजिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है, कि किसी भी स्टेट के गवर्नर की पावर जो पार्डनिंग की क्या है, उसका स्कोप क्या है। और ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में वन ऑफ द कन्विक्ट्स थे, उसने जो है पिटीशन फाइल की अभी, क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, कि बहुत ही समय से जो उनका जो पिटीशन थी फॉर पार्डन ऑफ कि इस केस में जो कन्विक्शन के लिए पार्डन के लिए पिटीशन थी वो बहुत समय से पेंडिंग है, ठीक है। तो 2015 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर डिसाइड करेगा। फिर 2018 में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने गवर्नर को रिकमेंडेशन दी कि जो है ये इनके जो है ये पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर ली जाए, ठीक है। फिर 2020 में तक अभी तक भी जो गवर्नर है ना उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया, 2020 में नवंबर 2020 में ये प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। तो अब वही है कि ये इतने समय से जो पिटीशन है पार्डन की वो डिले हो रही है, तो उसको लेके जो है स्टैटिक एस्पेक्ट को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है कि रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। तो पहली चीज, गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to the matter in which executive power of the state extends। तो देखिए सर्टेनली गवर्नर के पास पार्डन करने की पावर है, बट एक एक्सेप्शन है जिस केस में गवर्नर पार्डन नहीं प्रोवाइड कर सकता, और वो एक्सेप्शन है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी के केस में गवर्नर पार्डन नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। और दूसरा आपका द कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर टू एक्ट ऑन पार्डन रिक्वेस्ट, दिस इज करेक्ट। देखिए ये जो अभी आपने करंट केस देखा 2015 से लेके अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेम केस प्रेसिडेंट के लिए भी है। प्रेसिडेंट के केस में भी कोई अगर पार्डनिंग पावर्स को लेकर जो है प्रेसिडेंट के पास पिटीशन फाइल करता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट को उसको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये भी एक काफी इशू रहा है, ठीक है। और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा डिले करना जो है इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ। क्योंकि किसी की अगर आप नहीं रिजेक्ट कर रहे हो तो रिजेक्ट कर दीजिए, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जो है पिटीशन जो है पार्डन की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लीजिए, बट उसको ऐसे मतलब इनडिसाइसिव मत रखिए, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ गवर्नर कैन नॉट रेफर द पार्डन रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट, तो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपने अभी जो केस बताया तो उसमें गवर्नर ने रेफर किया था, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन अब देखिए पूछता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो प्लीज कई बार ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में से इनकरेक्ट करेक्ट में कंफ्यूजन कर देते हैं और कई बार जो है एस्पिरेंट सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि ये सिली मिस्टेक कभी ना हो, ठीक है।
तो आपके इनकरेक्ट है 1 and 3 ओनली, ठीक है, 1 and 3। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए डेथ पेनल्टी के केस में जो गवर्नर है सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता, बट रेमिशन, रिप्राइव, कम्युनिटेशन जो है और रिस्पाइट देना, वो डेथ पेनल्टी के केस में जो है गवर्नर कर सकता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। सो अब अगला देखते हैं हमने, तो ये है बेसिकली ये क्वेश्चन है ऑन दी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के कुछ वेरिएंट्स है जो बहुत रैपिडली स्प्रेड होते हैं, बहुत सीवियर डिजीज कॉज करते हैं, या फिर जो है वैक्सीन को इवेड कर सकते हैं या इम्यूनिटी को इवेड कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएंट्स को WHO टैग देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, की बहुत कंसर्न के या खतरनाक वेरिएंट्स है, और इसके लिए जो है सारे नेशंस को अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये टैग देता है, तब हुआ क्या, इसमें कुछ वेरिएंट्स को टैग दिया और रिसेंट एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि B16172 वेरिएंट जो था इसको इंडियन वेरिएंट बोलने लग गए। हालांकि WHO ने नहीं कहा था, अल्टीमेटली बाद में WHO ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। इससे क्या हुआ कि इसको इंडियन वेरिएंट बोलने लगे, तो इसके कारण एक स्टिग्मा क्रिएट हो गया इसके साथ। तो इसीलिए WHO ने एक नया नेमिंग सिस्टम लाया है जिससे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स को जो है टैग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो WHO measures to destigmatize a disease to a particular location or community। तो WHO ने डिजीज का नाम जो दिया है caused by SARS-CoV-2 वायरस एज COVID-19। तो देखिए COVID-19 जो है वो डिजीज का नाम है, COVID-19 इज नेम ऑफ द डिजीज एंड SARS-CoV-2 इज द वायरस कॉजिंग द डिजीज, ठीक है। तो वायरस का नाम SARS-CoV-2 है और डिजीज का नाम COVID-19 है, ठीक है। दूसरी चीज, जो नया नेमिंग सिस्टम है फॉर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसमें कोरोना वायरस के ये वेरिएंट B131 को जो है बीटा वेरिएंट का। तो अब इसको जरा मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज करेक्ट बाय द वे। तो देखिए 4 है, एक 4 आपके पास है, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया बीटा, ठीक है, एक हो गया गामा और एक हो गया डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा आपका है B117 जो आपका यूके में जो पाया गया था, ठीक है, यूके में ये पाया गया था, बट इसका नाम अब है अल्फा वेरिएंट, नॉट यूके वेरिएंट, ठीक है। बीटा वेरिएंट है B1351, ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका में पाया गया था, ओके। बीटा वेरिएंट जो है आपका साउथ अफ्रीका में। गामा हो गया P1, ये कहा ब्राजील में पाया गया था, और डेल्टा हो गया आपका B16172 जो इंडिया में पाया गया था, ठीक है। तो आपके जो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक इकोनॉमी की न्यूज, आप रिसेंटली देखते हो कि इकोनॉमी को मेजर करने के लिए बड़े इंडेक्सेस है टू मेजर द इकोनॉमी। तो एक 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, तो कोर सेक्टर्स को लेके कुछ इंडेक्सेस हैं आपके, ठीक है। तो देखिए एक चीज है, आपने बार बार अगर इकोनॉमी का पेज पढ़ा होगा तो ये आता है कि IIP बढ़ गया या घट गया, या एक्सपांड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और देखिए ये इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है, और इस इंडेक्स के अंदर 8 इंपॉर्टेंट जो कोर इंडस्ट्रीज है, और उन 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को मिला के बोला जाता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो देखिए ये 8 इंडस्ट्रीज क्या है, तो उसी पे क्वेश्चन है that ICI index of core industries, ICI index of core industries measures combined and individual performance of production in selected 8 core industries। तो वो है, अब आप देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कोल, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से है, आपका कोल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल गैस है, हो गया आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, यानी जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, स्टील। तो देखिए एल्यूमिनियम नहीं है, स्टील है, ठीक है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और ये 8, सो आई होप दिस इज क्लियर, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ दूसरा, 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27% of the weight of the items included in the index of industrial production। तो ये करेक्ट है। और कौन रिलीज करता है इसे, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है।
सो ये भी आपका करेक्ट है। तो आप इस फैक्ट, ये दो फैक्ट्स को जरूर ध्यान में रखना कि जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेट जो है 40.27% है, ठीक है। और दूसरा कौन रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये रिलीज करता है। प्लीज डू कीप दिस इन माइंड, इस पे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 और 3 करेक्ट है, 1 इज रॉन्ग। द आंसर इज बी, 2 एंड 3। तो अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट ये आपने बड़ा देख रहे होगे कि जीडीपी बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखिए एक रिपोर्ट जो है NSO जो है उसने अभी एस्टिमेट किया है कि 2020 से 21 में जो जीडीपी है 7.3% से श्रिंक कर गया है, घट गया है जीडीपी, ठीक है। अगर पहले 100 था तो इसका 7.3%, यानी आप 7 माइनस करके जो आप लगाओ तो 92.7 है। अब पहले अगर जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज थी, अब जो है उसको, ये मैं एक अजम्पशन लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो है श्रिंक करके जो इस पिछले साल में इतना श्रिंक किया, तो अब जो है जो इतना हो गया 92.77 हो गया, ठीक है। तो अगेन देखिए इसमें ये अगेन स्टैटिक पे क्वेश्चन है आपको। तो जीएनपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, ठीक है। और दूसरा है जीडीपी इज वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट एंड बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन, ठीक है। तो जरा पहले इन दोनों को डील करते हैं। देखिए एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। देखिए जहां डी डोमेस्टिक होता है, यहां पर टेरिटरी या बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर जो भी किसी ने प्रोडक्शन किया है, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट हो या चाहे वो फॉरेन की कंपनी हो, किसी ने भी अगर इंडिया की बॉर्डर में प्रोड्यूस किया है तो उसका जो वैल्यू है हम वो ऐड करते हैं जीडीपी में, ठीक है। तो डोमेस्टिक जब बोलते हैं तो इंडिया की टेरिटरी में किसी ने भी कुछ भी प्रोड्यूस किया गया है तो वो डोमेस्टिक जीडीपी में आता है, ठीक है। दूसरा हो गया एनपी, जीएनपी। तो ये है कि इंडियन रेसिडेंट्स ने, यानी इंडिया का कोई रेसिडेंट या इंडिया की रेसिडेंट कंपनी है, अब उसने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन की है, तो उस प्रोडक्शन की वैल्यू जो है आपका जो है काउंट होगी इंडिया के जीएनपी में, ठीक है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों गलत है, क्योंकि जीएनपी होना चाहिए था फॉर दी रेसिडेंट्स और जीडीपी होना चाहिए था आपका फॉर दी डोमेस्टिक टेरिटरी और बॉर्डर। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत है। अब देखते हैं 3 एंड 4। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस दी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी कंजम्पशन। तो सर्टेनली देखिए कोई चीज आप बनाते हो तो आउटपुट उसकी कुछ वैल्यू होती है, और ये चीज कुछ प्रोड्यूस करने में इंटरमीडिएरी मतलब कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा। जैसे मान लो वुड, मान लो चेयर बनाई तो चेयर बनाने में वुड लगा होगा, तो वुड की कॉस्ट क्या है माइनस वुड की कॉस्ट, ठीक है। वुड और भी कुछ भी इनपुट जो लगे होंगे तो माइनस वुड की कॉस्ट, तो ये हो जाता है आपका जीवीए, ठीक है। ये आपका वैल्यू एडेड, ठीक है। और इसको अगर सबका समेशन कर लेते तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो। तो ये करेक्ट है आपका जीवीए, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस दी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि वैल्यू कब होती है ऐड किसी चीज में, मतलब आप वुड है, अब वुड की कॉस्ट 10 रुपीज है, बट उसको जो है आप लेते हो और उसको काट पीट के चेयर बना देते हो और चेयर 100 रुपीज में बिकती है, तो वैल्यू ऐड हुई ना, 90 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। वैल्यू 100 की ऐड नहीं हुई, 90 की ऐड हुई, क्योंकि 10 रुपए जो आपने इंटरमीडिएट वुड में कंज्यूम कर लिए थे, ठीक है। दूसरा है वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं ये चेयर का ही एग्जांपल लूं तो देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका होता है लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और आपका हो गया लेबर और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट लगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपको ये चेयर का ही, तो चेयर में जो कारीगर है जिसने वो चेयर बनाई या जो भी आपका जो पर्सन है जिसने वो चेयर बनाई, उसने कहीं ना कहीं किसी लैंड पे या कोई जगह लेके, लैंड इधर एकदम उस वे में मत समझना, लैंड मतलब हो सकता है फैक्ट्री या कोई जहां उसकी वर्कशॉप है वो जगह, तो वो जगह ली है उसने, ठीक है। तो उस जगह की कॉस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उसने फिर वो चेयर बना के उसको बेचने के लिए मार्केट में गया होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। और सारी चीजें चेयर बनाने के लिए जाके रॉ मटेरियल लाना और ये सब मैनेज करना, ठीक है। लेबर, फिर चेयर बनाने में उसकी मेहनत लगी होगी, ठीक है, तो उसकी लेबर। और कैपिटल, तो चेयर बनाने के लिए उसने टूल्स यूज किए होंगे, टूल्स,
ठीक है। तो टूल्स के लिए पैसे लेके कहीं से उसने टूल्स खरीदे होंगे तो वो कैपिटल हो गया। तो देखिए यही सब है, इन्हीं सब की तो उसको वैल्यू 90 रुपीज मिल रही है, ठीक है। उसकी एंटरप्रेन्योरशिप ये, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा। जिस जगह पे वो बना रहा है उसके लिए शायद से अगर उसकी नहीं हो तो उसको उसका रेंट देना पड़ेगा। उसकी लेबर है तो अगेन लेबर के लिए अगर वो खुद से नहीं किसी और से बनवाता तो वेज होता, ठीक है। बट खुद से बनाया तो ये प्रॉफिट भी उसको खुद को मिलेगा। और कैपिटल मतलब कहीं से उसने मान लो लोन लेके जो है टूल्स खरीदे हैं, तो लोन पे उसको जो है इधर जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट। द आंसर इज 3C, 3 and 4. So this is it for our session. I hope ये आपके लिए यूजफुल था। Thank you very much. See you again with another session on daily MCQ.